असंभव, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है। क्या बात करते हो, ये कैसे हो जाएगा, अब तक ऐसा नहीं हुआ, इम्पॉसिबल। राजनीति में ऐसे शब्द 14 से पहले सुनाई देते थे, लेकिन 14 के बाद नहीं सुने जाते। यह बदलाव लाने वाले नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मोदी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द है ही नहीं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी। जिसे कोई नहीं कर पाया, उसे मोदी ने कर दिखाया। नई दिल्ली में लुटियंस जोन के सीने पर कर्तव्य भवन। मोदी ने सोचा, मोदी ने प्लान किया, मोदी ने कंस्ट्रक्शन कराया और मोदी ने ही उसे देश को समर्पित किया। कर्तव्य भवन से पहले कर्तव्य पथ। इंडिया गेट पर कैनोपी में जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। और रिकॉर्ड समय में नई संसद की बिल्डिंग बनवाकर वहां सेंगोल की स्थापना। मोदी ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने के लिए संसार का सबसे ऊंचा पुल, एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज मोदी के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। संसार की सबसे चौड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र पर डबल ब्रिज मोदी ना होते तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कच्छ के रेगिस्तान में भी पानी पहुंच सकता है, यह सोच नरेंद्र मोदी की है। सोचना तो आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल। नरेंद्र मोदी ने सोचा भी और किया भी। कानूनी चुनौतियों का पहाड़ पार करके नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई और मां नर्मदा का पानी कच्छ के रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। 11 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय। मोदी से पहले यह ना तो किसी नेता के विजन में था, ना किसी पार्टी के एजेंडे में था। इसी तरह 55 करोड़ गरीबों का बैंक में जनधन खाता ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने किया था। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11.25 साल में क्या क्या किया, इसकी लिस्ट बनाने बैठेंगे तो डायरी के पन्ने कम पड़ जाएंगे। हम आपको कुछ बड़े एग्जाम्पल बता देते हैं। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, मोदी ने कहा और मोदी ने किया। पाकिस्तान के आतंकियों को मोदी ने सच में घर में घुसकर मारा। एक बार नहीं, तीन बार मारा। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारे और बचने का एक मौका तक नहीं दे। मोदी ने पाकिस्तान को पहले जमीन के रास्ते घुसकर मारा। 2016 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर मोदी ने आसमान के रास्ते घुसकर मारा। 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट तक जाकर एयर स्ट्राइक की। और तीसरी बार तो मोदी ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के 13 एयर बेस तबाह कर दिए, रेडार सिस्टम तबाह कर दिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया। और सरगोधा के पास किराना हिल्स में जहां पाकिस्तान अपना एटम बम रखता है, वहां के गेट तक मिसाइल मारकर मोदी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम का भव्य मंदिर बनवाना, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाकर बाबा विश्वनाथ को बनारस की तंग गलियों के मकड़जाल से मुक्त करा देना, केदारनाथ में तबाही के बाद केदारेश्वर महादेव के धाम का पुनर्निर्माण कराना, प्रयागराज में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे भव्य महाकुंभ कराना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से मुक्त कर देना और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से आजाद कराना। नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे उनका काम इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। मोदी के दुश्मन मोदी का नाम खुरच खुरच कर मिटाना चाहेंगे तो भी इस देश की स्मृतियों में सैकड़ों सालों तक मोदी का नाम रहेगा। नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कोई कार्य करता है और वही जीवन का उनका संकल्प होता है तो उसके अनुरूप विजन भी वो देते हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि राष्ट्र को प्रथम रख करके उस देश यानी देश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानने और 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो मोदी जी हैं। मोदी ने इतने बड़े बड़े काम आखिर किए कैसे? क्या देश और समाज की दिशा बदलने वाले काम एक झटके में हो गए या फिर किसी लॉन्ग टर्म सोच और विजन के तहत? आखिर नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास। पुरी लंबे समय से मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। चाहे नई दिल्ली का कर्तव्य पथ हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नया संसद भवन हो, कर्तव्य भवन हो, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स तब शहरी विकास मंत्रालय के हुआ करते थे जब वहां हरदीप सिंह पुरी मंत्री थे। कर्तव्य भवन 2025 में बनकर तैयार हुआ। मोदी का विजन इससे वर्षों पहले रेडी हो गया था। मुझे याद है 2017 सितंबर में जब मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बना तो एक दिन कुछ ही देर बाद एक बड़ा ब्राउन कलर का मनीला एनवेलप था, बड़ा सा, उसमें बहुत बड़ा था। तो मैंने कहाँ से आया, बिल्कुल क्लियर था कहाँ से आया। उसको खोला
तो दुनिया भर में जो भी राजधानियों में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जैसे वॉशिंगटन डीसी का कैपिटल, डीसी का एरिया, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूके का, उसके डिजाइन प्लान्स, एरियल फोटोग्राफ, तो मैं समझ गया ये तो कि साहब का माइंड कहाँ पे चल रहा है। और जब उसको समझने की कोशिश की मैंने, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकली। देखिए, जो अभी हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में एक शब्द जो है लूज तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ये कब कंसेप्चुलाइज हुआ था? 1916 में। इस पे काम कब शुरू हुआ? 1922 में। कब खत्म हुआ? 1926, 27, 28, 30 तक। तो उस समय जो जिन्होंने ये निर्णय लिया, किस लिए लिया? It was never intended to be the seat of an independent country. ये इसलिए किया कि वो इंपीरियल पावर जो थी, कॉलोनियल हुकूमत, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थी। तो ये एक आजाद देश की राजधानी में आजाद देश का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कभी इंटेंडेड ही नहीं था। ठीक है, 1947 में करते 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 2014 में ये बात, क्या पहले किसी को स्ट्राइक किया? बिल्कुल किया। मीरा कुमार जी जब लोकसभा की स्पीकर थी, उनका जो स्पीकर की साहिबा की जो सचिव थे, उन्होंने हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सचिव को एक चिट्ठी लिखी कि भाई ये कुछ करना चाहिए, पर किसी ने किया नहीं कुछ। मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया। और देखिए, मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको 2-3 मोटी बातें बता दूं। सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ नया बना, नई पार्लियामेंट बनी है, भारत मंडपम, यशो भूमि, इंटायरली नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर कंसेप्चुलाइज एंड डिलीवर्ड इंटायरली। मैं बता रहा हूं, कोई इसमें दो शक ही नहीं है। 2014 से पहले भारत के बाहर से जो भी अतिथि यहां आता था, वो फोटो खिंचाने ताजमहल जाता था। ताजमहल के अलावा उसे कोई दूसरी जगह नहीं मिलती थी। 2014 के बाद सबसे बड़ा फर्क यही आया है। अब एक नहीं, 100 ऐसी जगहें हैं जहां पर दूसरे देशों से भी लाखों लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और इन स्मृतियों को संजोना अपना सौभाग्य समझते हैं। दिल्ली में पहले एक इंडिया गेट था, अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, परम योद्धा स्थल है, कर्तव्य पथ है, यशो भूमि है। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। पावागढ़ में काली माता मंदिर है, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या में प्रसिद्ध राम मंदिर है, अतीत की स्मृतियों को संजोए रामपथ है, सरयू किनारे के पक्के घाट हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ है, मंदाकिनी का किनारा है, ध्यान में लीन आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र प्रतिमा है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल सुरंग है, हाई स्पीड एक्सप्रेस वे के जरिए पूरा भारत वर्ल्ड क्लास सड़कों के एक तेज तर्रार नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी को वोट दिलाता है, इसलिए सियासत की मोटी मोटी समझ भी कहती है कि देश के सांस्कृतिक प्रतीकों में इन्वेस्टमेंट मोदी के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन संस्कृति मोदी के लिए वोट से ज्यादा बड़ी चीज है। मोदी की नजर वहां भी है जहां तक वोट का कैलकुलेटर नहीं पहुंच पाता। मोदी शॉर्टकट नहीं लेते, वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। वोट इस विजन का बाय प्रोडक्ट है। मोदी जैसा विजन हो तो वोट अपने आप उनकी झोली में चले जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने आंखें फाड़ कर देखी। चौबीस घंटे के अंदर 8 करोड़ लोगों का एक टेम्पररी टेंट सिटी में आना और संगम में डुबकी लगाकर बिना किसी शिकायत के लौट जाना, यह दुनिया में कहीं और नहीं होता। काशी का नया कॉरिडोर सबको दिखता है। काशी के गंगा घाट भी लोगों को चमत्कृत कर देते हैं। हम आपको वो दिखाते हैं जो दूसरा कोई नहीं दिखाता। मोदी से पहले 70 साल का इतिहास यही कहता है कि सियासत ने काशी में गंगा को कूड़ेदान में बदल दिया था।
हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी गंगा का पानी साफ नहीं हो रहा था। गंगा जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने पाप तो धो लेते थे, लेकिन दुनिया भर की बीमारियां साथ ले आते थे। काशी की ये गंदी नालियां गंगा के पानी को बदबूदार बनाती रहती थी। 2014 से पहले तक काशी में छोटे बड़े करीब 30 नालों का पानी गिरता था। आज वो सारा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहां गंदे पानी की सफाई होती है, उस पानी को फिर से यूज करने लायक बनाया जाता है और बहुत कम पानी गंगा में जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पधारे थे तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहां गंदगी, अव्यवस्था और संकरी गलियों को देख करके गांधी जी को बहुत खिन्नता हुई थी। उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री जी ने वह ऑडियो मुझे उपलब्ध करवाया। कहा कि यह है काशी के बारे में राष्ट्रपिता की भावना। क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? मैंने कहा आपका मार्गदर्शन जैसे हो। पीएम साहब ने कहा देखिए उसमें एक अच्छा वो बन सकता है। इतिहास में पहली बार होगा जब बाबा विश्वनाथ और मां गंगा एक कॉरिडोर के माध्यम से मिल पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का विजन साकार हुआ। आज देश और दुनिया के लिए वो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। आस्था का भी सम्मान हुआ, रोजगार का भी सृजन हुआ। क्या ये सब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कर रहे हैं? क्या मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता कैंपेन शुरू किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन भले ही मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को काशी के 80 घाट पर झाड़ू लगाकर शुरू किया, लेकिन गुजरात में मोदी ने निर्मल गुजरात 2007 में ही शुरू कर दिया था, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। क्या झाड़ू लगाकर भी वोट मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, अगर इसके पीछे मोदी हो। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मोदी का विजन सबसे डिफरेंट है, जिसके लिए गुजरात में नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए। और ऐसा ही एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट सूरत में किया गया। सूरत में हर रात सड़कों की सफाई होती है। रोड रबिंग प्रोसेस से सड़कों को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अहमदाबाद का है, जहां की सड़कों पर कचरे के डिब्बे नहीं दिखते। सूरत के 18 लाख घरों से रोजाना 2400 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसकी 100% प्रोसेसिंग होती है। अहमदाबाद में कचरा बीनने वाले अब बड़े बड़े वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर पर सेग्रीगेशन का काम करते हैं। अहमदाबाद में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करने वाली वैन्स में जीपीएस लगाया गया है ताकि उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर मोदी ने जब टॉयलेट बनाने का प्लान बनाया तो बहुत से लोगों ने समझा कि ये वैसी स्कीम होगी जैसी स्कीमें पहले के प्रधानमंत्री थोक के भाव में निकालते थे और फिर भूल जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी के बने हैं। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े हो तब विश्वास के साथ खड़े हो कब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश को पूरा मिला करके हमारे 28 जनपद ऐसे थे जिनमें इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमें गाइड किया, उन्होंने कहा कि देखिए बीमारी, कोई भी बीमारी है, स्वच्छता उस पर सबसे पहले प्रहार करती है। और उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर इस अभियान को आप लागू करवा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को इस बीमारी से निगलते हुए देखा, लेकिन 17 के बाद
मोदी जी के का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन का परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस आज पूरी तरह समाप्त हो गई। मोदी के लिए चीजें कभी आसान नहीं रही। मोदी जब सत्ता में एंट्री कर रहे थे तब भी चीजें आसान नहीं थी। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था। केशुभाई पटेल की सरकार लड़खड़ाने लगी थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी और गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने हालात को भांपा और नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा। मोदी के विजन और दूसरों के विजन का अंतर समझना हो तो भुज और लातूर का अंतर समझ लीजिए। भुज के भूकंप से 8 साल पहले लातूर में उसी इंटेंसिटी का भूकंप आया था। मोदी ने भुज का रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया तो भुज मीलों आगे निकल गया। यह सब उस व्यक्ति ने किया जिसे सरकार चलाने का पहले से कोई अनुभव नहीं था। ये बातें मोदी को बाकियों से अलग करती हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक बार उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला करके उनका फ्लैश टेस्ट लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूछा कि यदि एक 70 वर्ष की बूढ़ी महिला उनके पास आकर के पूछे कि उसे किस सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है तो वो उसे क्या बताएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी योजनाओं की लिस्ट तैयार करें और ये बताएं कि उसके लिए कितने फॉर्म और कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे। इस टेस्ट में अधिकतर अधिकारी फेल हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें दंडित नहीं किया और ना ही उनकी सर्विस बुक में कोई नेगेटिव एंट्री की। लेकिन इससे सभी अधिकारियों को आगे के लिए सबक मिल गया। काम के प्रति ऐसा है मोदी का कमिटमेंट। बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री प्रधानमंत्री से डरते हैं। सच ये है कि वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। मैं एक बार कोयले की नीलामी, जो कोयले की खदानें हैं जो कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी, और सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए सभी एलोकेशन कोल ब्लॉक्स के, तब एक बड़ी गंभीर समस्या थी, चिंता थी कि भारत में बिजली ना कट जाए, कटौती हो जाए, कोयले की कमी से हम परेशान ना हो। तब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लीड किया, जो मार्गदर्शन दिया, जो हम सबका हौसला बढ़ाया, कम समय में अहम सहमति बनाई सब राज्य सरकारों के साथ और अलग अलग विपक्षी दलों के साथ, और सभी कानून बदलकर नीलामी कंपलसरी करी कि कोयले की खदान हो या कोई नेचुरल रिसोर्स हो, टेलीकॉम की स्पेक्ट्रम हो, कोई भी चीज़ बिना नीलामी के देश में कभी नहीं दी जाएगी। उसका लाभ राज्यों को अधिक मिलेगा। मुझे याद है एक दिन मैं रिपोर्ट करने गया था कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। प्रोग्रेस की रिपोर्ट के बाद उन्होंने तुरंत मुझे पूछा कि एलईडी बल्ब कितने बिक गए अभी तक। अब मार्च 2015 की बात है, जनवरी 2015 में हमने एलईडी बल्ब्स का प्रोजेक्ट उजाला लॉन्च किया था। मैं तो तैयार होके गया था कोयले की नीलामी की चर्चा करने। उन्होंने मेरे को सीधा एलईडी के बारे में पूछ लिया। मैं कहा साहब मेरे को ध्यान नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे बिठाया अपने घर पे और मुझे समझाया कि कोई भी कार्यक्रम आप हाथ में लो, उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है, लोगों को जिम्मेदारियां बांटनी पड़ती हैं, लोगों को जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, पारदर्शी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसमें आप जनता के साथ साझा करो क्या क्या काम हुआ है, और जवाबदेही बनाइए अधिकारियों को। अपने आउटकम्स को तय करिए कि लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के पीछे फिर समय सीमा तय करिए, समय सीमा के हिसाब से लक्ष्य हासिल करना है। ये जो एक प्रकार से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी काम में इस्तेमाल किया है। मोदी थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मोदी को लाल बत्ती कल्चर पसंद नहीं, मोदी को लाल फीता शाही भी पसंद नहीं, मोदी को काम में अड़चन बिल्कुल पसंद नहीं। पहले आइडिया सोचना, फिर उस आइडिया को फ्लोट करना, फिर उस पर लगातार काम करना। मॉनिटरिंग अगर मोदी के हाथ में है तो गारंटी है कि काम 100% होगा और टाइम पर होगा। काम पूरा हो जाने पर मोदी को फीडबैक भी चाहिए।
इसलिए मंत्रियों और अफसरों को हर वक्त अप टू डेट रहना पड़ता है। दुनिया में नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। आज से 81 साल पहले अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब वो बदल रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि ये जो नया इमर्जिंग वर्ल्ड सिस्टम है, इसमें भारत का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मोदी को एहसास है कि इसके लिए भारत के दोस्त चौतरफा होने चाहिए। हाल के दिनों में सीओ मीटिंग इसका सबूत है। पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मोदी ने जैसा दोस्ताना व्यवहार किया, उससे अमेरिका की ऐंठ निकल गई। कल तक जो अमेरिका तेवर दिखा रहा था, अब वो बातचीत के टेबल पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भड़काऊ और उकसाने वाले बयान दिए, लेकिन पीएम मोदी ने बहुत चतुराई के साथ उसे इग्नोर किया। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया, पीएम मोदी ने ठीक दोस्ताना तरीके से उसका जवाब भी दिया। लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं। जब उन्होंने बात करनी शुरू की और उनकी मंत्रिमंडल में उन्होंने कहा, देखिए हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। 2047 क्यों, 100 वर्ष हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने सीरियस नहीं ले लिया। हमारे में से कई ये ज़्यादा पढ़े लिखे जो चक्रवर्ती क्लास इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कहा कहाँ वो तो मिड इनकम, क्या कहते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप हो जाएगा। मैंने कहा भैया पहले परिभाषा क्या है विकसित भारत की, डेवलप्ड कंट्री की। आप बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सके। हमारी अगर पर कैपिटा इनकम 2800 रुपया है पर कैपिटा, इसको 6000-7000 पे देखना, भारत विकसित से आगे हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अभी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने विश्वास और अपने आइडियाज से कभी समझौता नहीं किया। मोदी जब सत्ता में नहीं थे, तब जो इश्यूज उनको चुभते थे, सत्ता में आने के बाद उन्होंने उन्हीं इश्यूज को सेटल करने की कोशिश की। मोदी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं फंसे। दूसरे टर्म में याद कीजिए, मोदी ने मिडिल क्लास से कहा था कि उन्हें राष्ट्र हित में थोड़ा कष्ट और उठाना पड़ेगा। मोदी ने कहा तो मिडिल क्लास ने कष्ट उठाया भी, और तीसरे टर्म की शुरुआत में ही इसके फल मिलने शुरू हो गए। मोदी ने पहले इनकम टैक्स में रिलीफ दिया और अब जीएसटी में रिलीफ दिया। मोदी इज ऑन मिशन। मोदी के विजन में 2029 से आगे 2047 है। मोदी के दिमाग में क्या चलता है, विरोधियों को उसकी हवा तक नहीं है।